Jai Hind everyone, I am Shavya and I welcome you all on Udeka Lab and this is very important lecture. ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है बिकॉज आपको लग रहा होगा हंसते क्यों रहती है एक्चुअली बिकॉज क्योंकि यही लाइन मैं सारे अपने लेक्चर्स पे चिपकाती हूँ इसलिए बिकॉज वो होते हैं इसलिए मैं बोलती हूँ. एनीवेज इसमें मैं आपको फ्रिक्शन के बारे में बताऊंगी कि और वैसा नहीं है कि यहाँ पे मैं ऐसे क्लास कराने बैठ गई हूँ फिजिक्स का और आप बोर हो रहे हो और आपको नींद आ रही है. बिल्कुल भी नहीं. मैं बस उतना कॉन्सेप्ट बताऊंगी जितना आपके एग्जाम में ज़रूरी हो जिससे आप कोई भी क्वेश्चन देखें. कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का मैं बात कर रही हूँ तो क्या कर सकते हैं आप उस क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल सकते हैं या फिर अपनी बुद्धि से उस आंसर को क्या कर सकते हैं सही कर सकते हैं टिक कर सकते हैं. तो देख लेते हैं. तो आपको जैसे कि बोर्ड पे दिख रहा होगा लिखा हुआ है फ्रिक्शन. तो सबसे पहले तो मन में ये आता होगा फ्रिक्शन क्या है. तो आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा फ्रिक्शन मतलब हिंदी में बोले तो घर्षण. पता ना कि यार कितना घसीट के चलती हो तुम, एकदम पैर इतना घसीट के नहीं चलो, बुरा एकदम सुनने में कान फट जा रहा है या बहुत अजीब लग रहा है. ऐसा होता है ना जब कोई बहुत घसीट के चलता है तो बहुत इरिटेशन होता है. तो फ्रिक्शन क्या है, एक टाइप का क्या है फोर्स है. फोर्स मतलब जो फोर्स लगता है ना कि मैं तुम्हें ऐसे धक्का दूंगी ना तुम पीछे जाके गिर जाओगी. तो क्या है फ्रिक्शन भी एक फोर्स है. और कैसा फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स है. मतलब कि जैसे ये एक है और एक ये है तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा और जब उसमें मूवमेंट होगा, मोशन होगा, या तो नीचे वाले ऑब्जेक्ट में हो ऊपर वाले में हो दोनों में हो तो क्या होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है. ठीक है. और ये हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट पे ही अप्लाई होता है. मूविंग मतलब जो चल रहा है. ठीक है. तो क्या हो गया, उसके लिए दो सरफेस चाहिए. जैसे मैं अभी खड़ी हूँ तो क्या मैं जमीन पे खड़ी हूँ ना, आसमान में तो नहीं खड़ी हूँ, जमीन पे खड़ी हूँ. तो क्या है, मेरा पाँव है जमीन पे और जमीन के कांटेक्ट में मेरा पाँव है. जब मैं चलूंगी तो क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. फ्रिक्शन फोर्स मतलब कि वैसा फोर्स जो आपको रोकता है कोई चीज काम मूवमेंट में या फिर आपके स्पीड में, आपको क्या करता है उस गति को रोकता है. तो ये हमेशा क्या होता है मोशन में लगने वाला फोर्स है. अब आप रुक जाओगे तो आप पे ऐसे कोई कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं. तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है. फ्रिक्शनल फोर्स के लिए हमेशा दो कांटेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, दो सरफेस होना चाहिए और वो मोशन में होना चाहिए, गति कर रहा है ऐसे ऐसे. जैसे मैं अभी अभी क्या कर रही हूँ, चल रही हूँ मतलब अपने जगह पे हूँ. ऐसे चलूंगी तो कैमरा के बाहर निकल जाऊंगी, वैसा नहीं. जमीन पे चल रही हूँ तो जमीन से मेरे पैरों पे क्या है चलूंगी तो क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. तो आप समझ गए होंगे फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है. इसके बहुत सारे क्या है लॉज है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ. जल्दी जल्दी देख लेते हैं. पहला लॉ क्या बोलता है, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट ओनली. तो फर्स्ट लॉ कह रहा है कि हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट पे ही अप्लाई होगा पहला लॉ. ठीक है, देख लेते हैं क्या अप्लाई होगा. एंड और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल एंड परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल फोर्स. तो पहला लॉ क्या करता है कि ये हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे चल रहा है उस पर अप्लाई होगा. और ये हमेशा क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोपोर्शनल होगा. प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल, मोटा मोटी लैंग्वेज में है इक्वल, बराबर होगा. और परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर वही 90 डिग्री जो बनाता है टू द कहा नॉर्मल फोर्स पे. तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जो जी ग्रेविटी से जो हमारे सब पे जो लगते रहता है. तो जी क्या होता है, जी का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड या फिर 10. लिखने के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो 10 लेके कर लोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा. अदरवाइज 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है. तो नॉर्मल फोर्स तो पहला समझ गए मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए. और यह हमेशा प्रोपोर्शनल होगा और परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल फोर्स होगा. ठीक है. सेकेंड लॉ, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कंटेक्ट. मतलब कि दूसरा लॉ बोलता है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा. जस्ट एग्जांपल, ये है और ये है, ये दो मार्कर है तो ये दोनों क्या टच है, दोनों को एक दूसरे पे रख दिए, टच कर रहा है. अगर मूवमेंट करा रहे हैं तो बोल रहा है ये दोनों के एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा. दो ऑब्जेक्ट के एरिया मतलब अगर ये मार्कर है और ये मेरा है क्लाइडोस्कोप और इसका एरिया देखिए, इसका एरिया इतना ज़्यादा है, इसका एरिया कम है. तो इस दोनों के एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा क्या, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड नहीं करेगा. तो क्या पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट. कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा. टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास एंड डिफरेंट साइजेस शुड बी एक्सपीरियंस द सेम फ्रिक्शन एफ, फ्रिक्शनल फोर्स एफ विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. तो किस पे डिपेंड करेगा, टू ऑब्जेक्ट, जैसे दो ऑब्जेक्ट है ऑफ सेम मास. सेम मास का मतलब होता है
मास और क्या होता है, एक वेट होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी अर्थ पे है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली लोग पूछते हैं, थोड़ा मास तो नहीं पूछता ना कोई कि मास कितना है तुम्हारा, तो बड़ा अजीब नहीं लगेगा मास, तो वो नॉनवेज वाला मांस आ जाएगा, मांस मछली और वो वाला, तो वो वाला मांस नहीं। लोग क्या बोलते हैं, कितना वेट होगा तुम्हारा, या तुम बहुत ज्यादा वेट गेन कर ली हो, बहुत दुबली हो गई हो, खाती नहीं हो कुछ, या फिर बहुत यू हैव पुट अप सो मच वेट, या आपका बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो वेट बोलते हैं, जैसे 44 kg 45 kg। तो वेट क्या होता है, वेट बदलता है, बदलता है इन द सेंस कि अभी हम बिहार में है तो कुछ और है, दिल्ली में है कुछ और है, नहीं, जैसे इस प्लेनेट से गए आप मून पे चले गए तो आपका वेट बदल जाएगा, वहाँ 1/6 हो जाता है। और क्या है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा सेम रहता है, वो रहता है मास, वही जो लिखा हुआ है MASS। मास कभी भी चेंज नहीं होता। अगर अर्थ पे आपका मास 40 है तो आपका मून पे भी 40 होगा, लेकिन यहाँ वेट आपका 60 है, तो मून पे क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है, तो 6 kg के ही आप रह जाएंगे। तो समझ जाए, इसीलिए हम लोग मास को लेते हैं, वेट को नहीं लेते हैं। कह रहा है टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास, दो ऑब्जेक्ट जिसका मास सेम हो, समझ गए, मून पे भी ले जाओ तो बराबर, अर्थ पे भी ले जाओ तो बराबर, ऑफ डिफरेंट साइजेस, साइज कुछ भी हो, अब साइज पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि उसका वजन पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। तो ये अगर 2 kg का है और कोई जैसे कि ये कॉटन, ये मेरे इसका इसका भी वेट 2 kg है, तो क्या है, वजन पे डिपेंड कर रहा है, इसके साइजेस पे नहीं। साइज भी देख रहे हैं, डिफरेंट साइज है ना, अलग अलग, इस दोनों का साइज तो अलग है, दोनों देखने में एक जैसा तो नहीं है, लेकिन वजन अगर दोनों का एक हुआ तो मास। एक्सपीरियंस द सेम फ्रिक्शनल फोर्स, तो इस दोनों पे सेम फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा, सेम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। जैसे ये दोनों सेम कांटेक्ट में आ गए तो इस दोनों पे सेम फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा, इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। थर्ड लॉ, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फोर्स। काइनेटिक फोर्स या काइनेटिक फ्रिक्शन, कह रहा है कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, वैसा वैल्यू जो थ्रू आउट द आपके इक्वेशन, थ्रू आउट ऑफ योर थ्योरी, उस वैल्यू चेंज नहीं होता। जैसे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं नंबर्स में, 1 2 3 4 या ABCD, तो उस वैल्यू को थ्रू आउट ऑफ योर इक्वेशन, थ्रू आउट मतलब पूरा इक्वेशन में, पूरा थ्योरी में पूरा प्रूफ कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू आप बराबर रखेंगे, सेम रखेंगे, इक्वल रखेंगे, उसी को कोएफिशिएंट कहते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कह रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट होगा वो हमेशा थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो सोचेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो स्टैटिक का मतलब होता है जो एकदम चिपक गया हो, स्टैटिक हो, रुका हुआ हो, मूवमेंट नहीं हो, चल नहीं रहा हो, कूद फाद नहीं कर रहा हो, स्टैटिक मतलब रुका हुआ हो। तो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए काइनेटिक फ्रिक्शन से। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, उसमें मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि अगर ये है, ये इसमें मूवमेंट हो रहा है, तो इसका स्टैटिक फ्रिक्शन, जो ऑब्जेक्ट है दो सरफेस पे है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो रुका हुआ फ्रिक्शन है वो ज्यादा होना चाहिए आपके काइनेटिक फ्रिक्शन से, तभी दो ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन बनता है, ठीक है। वही लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ये एफ का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज डायमेंशनलेस। और कोएफिशिएंट जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स का, वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन मतलब जिसका कोई डायमेंशन नहीं हो, जैसे मीटर पर सेकेंड, केजी, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये नहीं हो, डायमेंशन लेस हो, तो वो स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो ये भी एग्जाम में आता है। अब देख लेते हैं फोर्थ लॉ। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, एक तो वेलोसिटी होता है जो मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, सॉरी स्केलर बोल रही हूँ, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, कुछ मेजरमेंट हो, और वो पार्टिकुलर किसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा हो, उसका रास्ता भी पता हो और उसका वैल्यू भी पता हो, वो हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो कह रहा है कि फोर्थ लॉ, काइनेटिक फ्रिक्शन, जो दो मूविंग ऑब्जेक्ट पे काइनेटिक फ्रिक्शन जो अप्लाई हो रहा है, लग रहा है, वो इंडिपेंडेंट होगा किससे, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट मतलब मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे भाई, वैसा। काइनेटिक फ्रिक्शन इज फ्रिक्शनल फोर्स, और काइनेटिक फोर्स क्या है, जो काइनेटिक फोर्स लगता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट, जब कोई आदमी या कोई ऑब्जेक्ट में क्या मूवमेंट होता है तो उसमें काइनेटिक फोर्स भी तो लगता है। तो काइनेटिक फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ही है एक्टिंग ऑन मूविंग बॉडी, जो कि मूविंग बॉडी पे लगता है। होप कि आप ये समझ पा रहे होंगे। फिफ्थ लॉ, नेचर ऑफ सरफेस।
अब नेचर ऑफ सरफेस, नेचर मतलब उसका प्रकृति क्या है, रूप क्या है। सरफेस का मतलब जो ऑब्जेक्ट है, दो जो सरफेस है उसका नेचर ऑफ सरफेस इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर डिटरमाइन फ्रिक्शन। मतलब दो ऑब्जेक्ट या दो कॉन्टैक्ट सरफेस डिटरमाइन करता है कि फ्रिक्शन किस टाइप का लगेगा। फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन मीडियम होगा। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि दो ऑब्जेक्ट जो है दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, जोड़ी में है, साथ में है, तो वो किस टाइप का कितना फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है वो दोनों के सरफेस पे डिपेंड करेगा। अब जैसे कि ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स कब प्रोड्यूस होता है, जब होता है इट इज़ मोर ऑन रफ सरफेस। जब रास्ता बहुत खुरखुरा होता है, खुरदरा होता है, उबड़ खाबड़ होता है, ऊपर नीचे होता है, उल्टा पुल्टा होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स तब ज़्यादा लगता है। अगर बिल्कुल सरफेस प्लेन है, एकदम क्या कह सकते हैं, सनमाइका की तरह, जैसे टाइल्स वगैरह नहीं होता है घर में लगा हुआ रहता है सुंदर सुंदर सा, तो उस पर क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा क्योंकि वो रफ सरफेस नहीं है। इसलिए जो खुरखुरा, उबड़ खाबड़, ऊपर नीचे, जो सरफेस रफ होगा, रफ मतलब वही जो उबड़ खाबड़, नीचे ऊपर, तो उस पर ज़्यादा लगता है फ्रिक्शनल फोर्स एज कम्पेयर टू, जिससे किससे कंपेयर करेंगे, जो स्मूथ सरफेस होता है, मुलायम सरफेस पे फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत कम लगता है, लगता ही नहीं है, जीरो के टाइप होता है। लेकिन वही रफ सरफेस आ जाएगा तो आपको चलने में मज़ा आएगा, आप आराम से चल पाओगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि कोई आपके फ्लोर पे, कोई आपके घर पे आया, साबुन वाला, झाग वाला साबुन का पानी, सर्फ का पानी गिरा दे, तो आप उस पर चल पाते हो क्या? नहीं चल पाते हो। क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि वो एक तो स्मूथ सरफेस था, और जो ऑयल होता है या सर्फ होता है, साबुन होता है, या कोई भी चिकना चीज़, पाउडर हो गया, तो उस पर डाल दोगे तो क्या हो जाता है, उसका फ्रिक्शन और कम हो जाता है। आपको आप चल ही नहीं पाओगे, आगे मूवमेंट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं लग रहा है। और चलने के लिए फ्रिक्शन फोर्स जरूरी होता है। जहाँ खुरखुरा सरफेस होता है वहाँ फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है, ठीक है, और जहाँ फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता है वहाँ आप नहीं चल पाते हो। जैसे आइस स्केटिंग वगैरह हो गया, तो लोग पहनते हैं ना, पाँव में जूता लगा के चलते हैं, ऐसे ऐसे रोलर रहता है उसमें। जैसे कि हमारा सैंडल वगैरह, अगर ये आप जानते होंगे, चप्पल वप्पल जो होता है या सैंडल होता है, जैसे मेरे पास ही कोई सैंडल है, तो उसका सोल पूरा चल चल के नहीं होता, रगड़ जाता है, पूरा खत्म हो जाता है, मुलायम हो जाता है, तो आप नहीं चल पाओगे। चलोगे तो क्या होगा, गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि जो चप्पल को आपको फ्रिक्शन दे रहा था, जो ऐसे ऐसे बना रहता है, डॉट डॉट या अच्छा अच्छा बना रहता है, वो पूरा आपका चल चल के घिस घिस के क्या हो गया, खत्म हो गया है। तो आपको चलने में वो हेल्प नहीं करेगा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन ही क्रिएट नहीं हो रहा है, तो आप नहीं चल पाओगे। एक चीज़ और, जो स्पोर्ट्स प्लेयर वगैरह होते हैं लाइक विराट कोहली, प्लेयर्स लोगों के आप जूता दिखना, उनके जूते में इतना स्पाइक लिखा रहता है, ऐसा 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 स्पाइक लिखा रहता है, ये है जूता, इतना खतरनाक जूता रहता है। क्यों? क्योंकि उनको दौड़ने में हेल्प करता है वो स्पाइक है। और जितना रफ सरफेस रहेगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, उतना ज़्यादा आप आगे से मूवमेंट होगा, उतना ज़्यादा आप दौड़ पाओगे, काम कर पाओगे। इसीलिए उनका बहुत ये रहता है, रफ रहता है, स्पाइक निकला हुआ जूता सब रहता है। दौड़ता है तो और उसको पुश करता है मोशन, और आगे बढ़ता है और तेज़ी से भागता है वो, ठीक है। हमारा चप्पल घिस जाने के बाद खिया जाता है, जो नहीं कहते खिया गया है, फेंक दो, इसका सोल बर्बाद हो गया, आप कोई काम कर रही है, क्योंकि फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, रफ सरफेस बचा ही नहीं। जिस प्लेन सरफेस है, टाइल्स लगा हुआ है, चप्पल भी अपना पूरा फ्रिक्शन लेस हो गया हुआ है, चल ही नहीं पाओगे। सर्फ साबुन वाले झाग वाले फ्लोर पे चल ही नहीं पाओगे, फ्रिक्शन ही नहीं लगता है। नेक्स्ट, ठीक है, एडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन का? तो एडवांटेजेस तो आपको पता चल ही रहा होगा, पूरा लेक्चर में ही एडवांटेजेस ही डिस्कस हो रहा है। जैसे कि आपके मूवमेंट में हेल्प करेगा, वो चलने में हेल्प करेगा आपको, ठीक है। वॉक ड्यू टू फ्रिक्शन, आप चल पाते हो फ्रिक्शन की वजह से। ब्रेक सिस्टम, जो गाड़ी वाड़ी, ऑटोमोबाइल, साइकिल वगैरह में जो ब्रेक सिस्टम होता है, जैसे ही ब्रेक लगाए तो गाड़ी क्या होता है, रुकता है अचानक से। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो गाड़ी नहीं रुकेगा, आप गाड़ी गया वैसा समझिए। इसलिए जैसे फ्रिक्शन का ब्रेक लगता है, वैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। और चक्का वगैरह देखते हैं कितना स्पाइक बना होता है, या होल होता है, ताकि उसको रफ बनाया जा सके। आप प्लेन चक्का बना लोगे ना तो स्लिप कर जाओगे, स्लाइड कर जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। फिर ऑटोमोबाइल्स वगैरह में होता है, और प्रोड्यूसेस हीट भी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि फोर्स लग रहा है, और दो वैसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, और दोनों ऑब्जेक्ट में मूवमेंट है। तो जो दो ऑब्जेक्ट मूवमेंट करेगा, दोनों कांटेक्ट में है, तो हीट प्रोड्यूस होने का क्या होता है, चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, तो हीट भी प्रोड्यूस होता है। इस चीज़ को आप याद रखोगे।
मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन फोर्स, अगर मान के चलो कि आपको फ्रिक्शनल फोर्स कम करना है तो आपको क्या करना चाहिए, वही ऑयल से या ग्रीस से क्या करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं ना। जैसे कि सिलाई मशीन, स्विंग मशीन होता है ना, जिससे हम लोग कपड़ा उपड़ा सिलते हैं, बुनते हैं, घर में होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर वो काम नहीं करते रहता है ऐसे ऐसे पैर वाला चलाने वाला, और उसके अंदर ये जो गोला करके रहता है एक वायर, उससे जाता है, तो देखते हो बार बार जाम हो जाता है। तो कहते हैं कि नहीं, काम नहीं कर रहा है, अच्छे से मूवमेंट नहीं हो रहा है, भाग नहीं रहा है, तो थोड़ा तेल वेल डालते हैं, तो जिससे क्या होता है कि अच्छे से फिर वो मूवमेंट करने लगता है। आप अगर सोच पा रहे होगे वो चीज़ होता है कि नहीं। जैसे कैंची वैची का धार या कहीं जंग लग जाता है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग बोलते हैं ना, तेल डाल देते हैं, रुको थोड़ा खुल जाएगा आराम से, फिर मूवमेंट हो जाएगा। जैसे ताला वाला जाम हो जाता है, तो ताला वाला में भी क्या करते हैं, तेल वेल डाल देते हैं, तो चाबी फिर फटाक से खुल जाता है। ठीक है, फिर हो गया स्टैटिक और काइनेटिक। तो स्टैटिक जो रुके हुए चीज़ों पे लगता है, और काइनेटिक जो मूवमेंट होता है उस पे लगता है। ठीक है, सरफेसेज आर एट रेस्ट। स्टैटिक में सरफेस क्या होता है, रेस्ट पे होता है। काइनेटिक में रिलेटिव मोशन होता है दो सरफेसेस के बीच में। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दिया। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली में डिफाइन किया जाए तो वो क्या है, रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये रेशियो है, रेशियो मतलब होता है ना, ये ऊपर कुछ नीचे कुछ वाई, तो ये है रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रेशियो बिटवीन टू बॉडीज। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो दो बॉडी में ही लगेगा, तो दो बॉडी में जो लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है उसका रेशियो। ठीक है, और एंड द फोर्स प्रेसिंग देम टुगेदर, और वैसा फोर्स जो दोनों को साथ में प्रेस कर रहा है, दबा रहा है, वो फोर्स। तो एक तरह से ये पी ऐसे लिखा है मैंने, ये है लिंक, तो उसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। लास्ट डिसएडवांटेज क्या हो गया, तो रिड्यूसेस इफिशियंसी एंड लाइफ टाइम ऑफ मशीन। अगर इसका डिसएडवांटेजेस क्या हो गया कि मशीन के लाइफ टाइम को कम कर सकता है, इफिशियंसी को कम कर सकता है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जैसे सोल्स ऑफ शू, जूता वूता का जो सोल हो गया, बॉल बियरिंग जो साइकिल में लगता है, जाम हो जाता है तो छोटा 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 गोली होता है ना बॉल का, वही वाला, उसमें भी तेल डालते हैं ना अपन, तेल डाल देते हैं। या फिर चेन जो मूवमेंट करता है, वो स्क्रू वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, हीट प्रोड्यूसेड ड्यू टू और क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स से हीट भी प्रोड्यूस होता है, जो कि समटाइम क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, आग वगैरह लग सकता है उससे। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखेंगे जो कि फ्रिक्शन से रिलेटेड था। होप कि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, समझने की कोशिश कर पा रहे होंगे, और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे अच्छे पेन से लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स है, जो कि आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी चैनल पे मेरे बहुत सारे लेक्चर्स डले हैं रिगार्डिंग बिहार करंट अफेयर, बिहार स्पेशल हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो होप कि आप वो सब भी देखेंगे और उन सब से भी फ़ायदा ले पाएंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। थैंक यू।